दोस्तों, क्या भारत का देसी S-400 सिस्टम फाइनली रेडी हो चुका है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट फाइटर जेट JF-17 को म्यांमार ग्राउंडेड करने के लिए क्यों मजबूर हो रहा है और जल्दी ही भारत का खुद का इंजन टेस्ट फैसिलिटी भी रेडी होने वाला है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस प्रोग्राम की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत का इंडिजिनस प्रोजेक्ट कूसा यानी एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम अभी एक मेजर माइलस्टोन अचीव कर चुका है, जहां पर इसके इनिशियल डेवलपमेंट ट्रायल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की पार्टनरशिप में डेवलप हो रहा ये सिस्टम अभी डिजाइन और ग्राउंड वैलिडेशन फेज को क्रॉस करके फ्लाइट टेस्टिंग फेज के लिए रेडी हो चुका है। अगर इस सिस्टम को डिटेल में समझे तो प्रोजेक्ट कूसा एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड होने वाला है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन सरावक जैसे हाई वैल्यू टारगेट को इंटरसेप्ट करने का होने वाला है। और ये एक तरीके से भारत का देसी S-400 सिस्टम होने वाला है। इस सिस्टम की सबसे खास बात इसका 3 लेयर इंटरसेप्शन आर्किटेक्चर होने वाला है, जिसमें सबसे पहला लेयर M1 इंटरसेप्टर मिसाइल का होने वाला है, जिसका रेंज लगभग 150 किलोमीटर बताया जा रहा है और अभी इसी वेरिएंट का इनिशियल ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। दूसरा लेयर M2 इंटरसेप्टर का होने वाला है, जिसका रेंज लगभग 250 किलोमीटर होने वाला है और ये सिस्टम मीडियम और लॉन्ग रेंज डिफेंस के बीच गैप को फील करने वाला है। तीसरा और सबसे पावरफुल लेयर M3 इंटरसेप्टर मिसाइल का होने वाला है, जिसका रेंज लगभग 350 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक होने वाला है। ये सिस्टम स्ट्रेटेजिक एसेट जैसे कि बॉम्बर्स, रिकॉनेंस एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक थ्रेट को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट कूसा भारत के मिशन सुदर्शन चक्र का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनने वाला है, जहां पर आकाश NG और QRSAM जैसे सिस्टम के साथ मिलकर ये एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क को क्रिएट करने वाला है और 2030 तक इसे इंडियन एयरफोर्स में इंडेट करने का टारगेट रखा गया है। अगला अपडेट म्यांमार की एयरफोर्स के फाइटर फ्लीट मॉडर्नाइजेशन की तरफ से है और इसका डायरेक्ट लिंक अभी पाकिस्तान के JF-17 के साथ होने वाला है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार एयरफोर्स की तरफ से अभी ऑफिशियली नए एयरक्राफ्ट को अपने सर्विस में शामिल किया गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एडिशन Su-30 SM फाइटर जेट होने वाली है। 12 मार्च 2026 को मैक्तिला एयरवेज पर हुए एक सेरेमनी के दौरान म्यांमार एयरफोर्स की तरफ से अपने सर्विस में टोटल 4 एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पर असली गेम चेंजर Su-30 SM फाइटर को बताया जा रहा है। अभी अगर कंपैरिजन की बात करें तो ये डिसीजन म्यांमार का JF-17 थंडर प्रोग्राम से शिफ्ट को इंडिकेट कर रहा है, जो कि पिछले कुछ सालों में काफी कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार की तरफ से 2016 में लगभग 16 JF-17 एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, लेकिन इनकी डिलीवरी कंप्लीट होने के 2 साल बाद यानी कि 2022 से 2023 तक आते आते उनमें से 11 एयरक्राफ्ट ऑपरेशन नहीं रहे थे, जिनका मेन रीजन स्ट्रक्चरल क्रैश और मेंटेनेंस इशू बताया गया था। यानी कि डिलीवरी के 1 से 2 साल बाद ये एयरक्राफ्ट सर्विस के लायक नहीं बचे हैं, जो कि इन एयरक्राफ्ट की क्वालिटी को लेकर अभी सीरियस सवाल खड़ा कर रहा है। इसके अलावा म्यांमार का कहना है कि JF-17 में इस्तेमाल होने वाली KLJ-7A रडार भी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी के मामले में एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को डिलीवर नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट्स और टेक्नीशियन दोनों की तरफ से कंप्लेन आने लगे हैं। सिचुएशन इतना खराब हो चुका है कि म्यांमार की तरफ से पाकिस्तान को डायरेक्ट कंप्लेन भेजा गया था और उसके बाद चाइना को भी इसमें इंटरवीन करना पड़ा था, जिसमें चाइना की तरफ से इन जेट को फिक्स करने का प्रपोजल दिया गया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि म्यांमार इन एयरक्राफ्ट से इतना उब चुका है कि म्यांमार इस अपग्रेड ऑफर को रिजेक्ट करके अभी अपना पूरा फोकस रशियन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर चुका है। अगर Su-30 SM की कैपेबिलिटी की बात करें तो ये एक हैवी ट्विन इंजन मल्टीरोल एयरक्राफ्ट है, जिसमें लॉन्ग रेंज हैवी पेलोड कैपेसिटी, एडवांस एवियोनिक्स और सुपीरियर कॉम्बैट फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है, जो कि JF-17 जैसे लाइट फाइटर के कंपैरिजन में काफी पावरफुल होने वाला है। और ये एक तरीके से JF-17 और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है, क्योंकि जिन एक्सपोर्ट ऑर्डर को लेकर वो कुछ साल पहले तक प्राउड फील कर रहे थे, आज वही एक्सपोर्ट कस्टमर उनकी इन जेट को इस्तेमाल करना भी नहीं चाहते। अब Su-30 प्लेटफॉर्म को हासिल करने के बाद म्यांमार के डिफेंस मार्केट में भारत का एंट्री भी काफी आसान हो सकता है, क्योंकि Su-30 प्लेटफॉर्म की सर्विस और वेपन्स रिलेटेड किसी भी मामले में भारत ऑल इन वन सोल्यूशन को प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन भारत इस मौके का फायदा उठा पाता है या नहीं उठा पाता है, ये वक्त आने पर ही पता चलने वाली है।
अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल फोर्स के लिए खरीदे जाने वाले कुछ नए ड्रोन प्रोग्राम की तरफ से है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अभी एक नेक्स्ट जनरेशन माइक्रो यूएवी सिस्टम को खरीदने के लिए एक आरएफआई को इशू किया गया, जो कि स्पेशली गरुड़ स्पेशल फोर्स के लिए खरीदा जाने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूएवी सिस्टम एक्सट्रीमली हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए डेवलप किए जाने वाले हैं, जहां पर नॉर्मल ड्रोन इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते हैं। अगर अभी इन सिस्टम के डिज़ाइन को समझने की कोशिश किया जाए तो ये लाइट वेट और फुल्ली मैन पोर्टेबल ये भी होने वाला है, जिसका टोटल वेट लगभग 25 केजी से कम होने वाला है और ये 2 बैकपैक के अंदर आराम से फिट होने लायक बनाया जाने वाला है, जिस वजह से गरुड़ कमांडो यूनिट इनको आसानी से कैरी और डिप्लॉय कर पाएंगे। परफॉर्मेंस की बात करें तो यूएवीज में कम से कम 15 किलोमीटर का मिशन रेडियस और 60 मिनट के आसपास एंड्योरेंस होना चाहिए। साथ ही ये वीटॉल कैपेबिलिटी के साथ आने वाले, जो कि इसे बिना रनवे के किसी भी जगह से ऑपरेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देने वाला है। सबसे क्रिटिकल रिक्वायरमेंट इसका हाई अल्टीट्यूड परफॉर्मेंस होने वाला है, जहां पर यूएवी 16,400 फीट तक अल्टीट्यूड के ऊपर आराम से ऑपरेट करने में सक्षम होने वाले और टफ वेदर कंडीशन में ऑपरेट करने वाले हैं। पेलोड की बात करें तो इसमें एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर सिस्टम दिया जाएगा, जो कि डे नाइट कंडीशन में सर्वेलेंस कर पाएंगे और इस सिस्टम 1000 मीटर की दूरी से ह्यूमन टारगेट को और 1500 मीटर तक की दूरी से व्हीकल तक भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग फीचर इसका एआई बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम होने वाला है, जहां पर इसकी जीपीयू पावर सिस्टम रियल टाइम टारगेट ट्रैकिंग, मूविंग टारगेट इंडिकेशन और ऑटोनोमस एंगेजमेंट मोड को सपोर्ट करने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये माइक्रो यूएवी प्रोग्राम गरुड़ स्पेशल फोर्स को एक हाईटेक सर्वेलेंस और प्रिसिजन टारगेटिंग कैपेबिलिटी देने वाला, जो कि फ्यूचर बैटलफील्ड में एक बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर साबित हो सकता है। अगला अपडेट भारत के एरो इंजन डेवलपमेंट इकोसिस्टम की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी जीटीआरई की तरफ से अभी एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन के अचीव करने के काफ़ी करीब पहुंच चुका है, जहां पर अभी भारत का 130 किलोटन क्लास की ट्विन इंजन टेस्ट बेड फैसिलिटी जल्द ही ऑपरेशन होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह कि ये फैसिलिटी भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि अभी तक हाई थ्रस्ट जेट इंजन की टेस्टिंग के लिए हमें फॉरेन फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा था, लेकिन इस नए फैसिलिटी के बनने के बाद भारत खुद अपने फाइटर जेट के इंजन को टेस्ट और वैलिडेट कर पाएगा। ये ट्विन इंजन टेस्ट बेड यानी टीटीबी एक एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटी होने वाला है, जो कि 130 किलोटन क्लास तक की थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को टेस्ट करने में सक्षम होने वाला है। यानी कि ये अभी सिर्फ करंट इंजन ही नहीं, बल्कि फ्यूचर में बनाए जाने वाले 110 से 120 किलोटन क्लास के इंजन को भी सपोर्ट करने वाला है। इस फैसिलिटी की एक और खास बात इसका ट्विन इंजन टेस्ट आर्किटेक्चर होने वाला है, यानी कि इसमें एक समय के अंदर 2 इंजन को टेस्ट किया जा सकता है और इससे हमारी इंजन की डेवलपमेंटल टाइमलाइन काफी फास्ट हो सकता है। इसके अलावा ये सिस्टम डिफरेंट फ्लाइट कंडीशन को भी सिमुलेट करने में सक्षम होने वाला है, जिससे कि हाई अल्टीट्यूड कंडीशन हो जाए, लो प्रेशर कंडीशन हो जाए या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर वाला एनवायरनमेंट हो जाए, सभी कंडीशन को इसमें सिमुलेट किया सकता है, जिस वजह से इंजन की रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली टेस्ट किया जा सकेगा। साथ ही फेडेक्स सिस्टम यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम को भी यहाँ पे वैलिडेट किया जा सकता है, जो कि मॉडर्न फाइटर जेट के इंजन का ब्रेन होने वाला है। इस फैसिलिटी में भी सबसे पहला टेस्ट कावेरी डेरिवेटिव इंजन का होने वाला है, जो कि लगभग अभी 48 किलोटन से 50 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है और इसको आगे चल के घातक यूसीवी में इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसके अलावा कावेरी 2.0 पर भी काम किया जा रहा है, जिसमें आफ्टरबर्नर के साथ अभी 80 to 85 किलोटन के आसपास की इंजन को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि फ्यूचर में तेजस मार्क 1 के लिए एक इंडिजिनस ऑप्शन होने वाला है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये ट्विन इंजन टेस्ट बेड फैसिलिटी सिर्फ एक टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं होने वाला है, बल्कि भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक बैकबोन होने वाला है, जो हमें इंजन टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस की तरफ एक बड़ा पुश देने वाला है। इसके आने के बाद न सिर्फ डेवलपमेंट फास्ट ट्रैक होगा, बल्कि इंजन को लेके फॉरेन डिपेंडेंसी भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमारी कावेरी इंजन को टेस्ट करने के लिए हमें कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल का वेट करना पड़ रहा था, जो कि अभी हम अपने मर्जी के हिसाब से कर पाएंगे, जिससे हमारी इंजन की डेवलपमेंट टाइमलाइन काफी हद तक तेज होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।